हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एट्रियल टैकीकार्डिया टैकीअरिथमिया की। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में टैकीअरिथमिया में हम डिस्कस कर चुके हैं एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया व्हिच इज समटाइम नोन एज पैरोक्साइमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अनदर काइंड ऑफ टैकीअरिथमिया, दैट इज वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम एंड साइनस टैकीकार्डिया, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। अब कई बार होता है कि जब आप नाम सुनते हैं किसी टैकीअरिथमिया का, स्पेशली अगर बात करें WPW सिंड्रोम की, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम की, तो आपको लगता है कि अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली ये जो नाम है वो 3 साइंटिस्ट के नाम है, जो कि एक लुइस वोल्फ साइंटिस्ट थे और जॉन पार्किंसन। लुइस वोल्फ, जॉन पार्किंसन और एक साइंटिस्ट थे वाइट, तो इनके नाम पे रखा गया वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वाइट ड्यूडले करके साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम से चूंकि उन्होंने इस अरिथमिया के बारे में नॉलेज दिया, इस वजह से तीनों साइंटिस्ट के नाम को कंबाइंडली वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के नाम से जाना गया। इन्होंने ये बताया कि कई बार एट्रियल अरिथमिया में एबनॉर्मल हार्ट रेट का बढ़ना एक स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है ईसीजी में, जिसको वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम कहते हैं। इन्होंने ये बोला कि इसमें एबनॉर्मल हार्ट रेट बढ़ जाती है, एबनॉर्मल फास्ट हार्ट रेट हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली हो जाती है मोर देन 200 बीट पर मिनट्स। जो वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, और इसका जो ये किस तरीके से होता है, ये कॉन्जेंशियल होता है, मींस ट्रांसफर होता है, और बहुत ही ज्यादा रेयर होता है ये। और जैसा कि हम लोगों ने बोला ये कॉन्जेंशियल होता है। इसमें एक्चुअली अगर मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए, व्हाट वी हैव स्टडीड दैट इन द नॉर्मल कंडक्शन पाथवे द SA node start generating impulse and that impulse goes to the AV node. Through the AV node it transfer to the bundle of His and bundle of His through the Purkinje fiber. So this is the normal conduction pathway. But in Wolff Parkinson White syndrome there will be an accessory pathway apart from this normal pathway. तो एक्सेसरी पाथवे क्या होता है, जैसे कि जस्ट अगर इंपल्स का नॉर्मल जो ट्रांसफर है ओवरऑल रिजल्टेंट एट्रिया में, जब इंपल्स ट्रांसफर होगी ओवरऑल SA नोड से, तो उसका रिजल्टेंट कहां पर जाता है, AV नोड से, AV नोड से बंडल ऑफ हिज एंड पुर्किंजे फाइबर में। लेकिन जब हम बात करेंगे वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम की, तो इसमें एक जो पंच मार्कर है इस सिंड्रोम का, वो है एक्सेसरी पाथवे। इसमें क्या होता है, एक्सेसरी पाथवे। तो एक्सेसरी पाथवे वो यहां पर कहीं पे भी हो सकता है एट्रियम में, तो वो क्या करेगा, दैट एक्सेसरी पाथवे will allow the transfer of impulse directly from atria to the ventricle. Means if the accessory pathway is there, there will not be transfer of impulse from the SA node to the AV node. Most of the impulses directly by leaving the AV node they will transfer from this accessory pathway, and this accessory pathway, like here I represented this accessory pathway that allows the entry directly from SA node from atria to the ventricle is called bundle of Kant. This is bundle of Kant. Then bundle of Kant is a specific feature of Wolff Parkinson White syndrome. अब देखिए इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होने वाली है, क्योंकि अगर लेट सपोज SA नोड 160 इंपल्स जनरेट करता है, तो SA नोड अगर 160 इंपल्स, फॉर एग्जांपल SA नोड अगर 160 इंपल्स जनरेट करता है, तो 160 वेंट्रिकल में ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि AV नोड किस तरीके से काम करता है, एज ए गेट कीपर। तो सेलेक्टेड इंपल्स को ही, मैच्योर्ड इंपल्स को ही आगे ट्रांसफर करता है। तो अगर यहां पे 160 हो रही, तो मे बी पॉसिबल यहां पे 70 to 80 हो। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसरी पाथवे, बिकॉज दिस इज नॉट हैज कैपेबिलिटी एज AV नोड, तो ये पूरी इंपल्स को ट्रांसफर कर देगा। अगर एट्रिया 300 इंपल्स से बीट कर रही है, तो ये वेंट्रिकल भी 300 बीट से इंपल्स करने लगेगी। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी, लाइक दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मल ECG पैटर्न ऑफ हार्ट, लाइक दिस इज P wave, Q, R, S and this is T. This is representing atrial depolarization and this QRS complex is representing what, ventricular depolarization, and this T wave is representing ventricular repolarization. Now we are saying that this interval, this PR interval, this PR interval, this line from here to this,
बात कर रहे हैं यहां पे ये जो इंटरवल है, राइट, ये जो इंटरवल है इसको हम इस तरीके से समझेंगे, लाइक आपका ये एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिनोट कर रहा है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन ड्यू टू द स्लो कंडक्शन ऑफ वाया एवी नोड को रिप्रेजेंट करती है। तो वोल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में वो कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्या आ चुका है, एक्सेसरी पाथवे। तो एक्सेसरी पाथवे से कैसा कंडक्शन होगा, फास्ट कंडक्शन। तो स्लो कंडक्शन की अब हम बात यहां पे नहीं करेंगे। तो यहां पर ऑलमोस्ट क्या होगा कि जो ये लाइन हमको स्लो कंडक्शन से मिल रही थी वो अब नहीं मिलेगी, वो जस्ट वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इस तरीके का मिलेगा। तो ये जो रेड लाइन रिप्रेजेंट होगी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस एबी नोडल पाथवे एंड ड्यू टू द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंपल्स फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल, तो ये जो इंपल्स होगी इसको हम बोलते हैं दिस इज डेल्टा वेव। मींस आपकी ये बेस लाइन नहीं मिली, क्योंकि एवी नोडल कंडक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट कंडक्शन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं इंपल्स की एट्रिया टू वेंट्रिकल, क्योंकि एक्सेसरी पाथवे हमारा बंडल ऑफ कैंट प्रेजेंट है। तो इससे देखिए ईसीजी के पैटर्न में क्या डिफरेंसेस आए, तो आपको वोल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम और डिटेल से समझ में आ जाएगा। आप ईसीजी पैटर्न को देख के पता पाएंगे कि वोल पार्किंसन सिंड्रोम क्या होता है। तो यहां पे एक तो प्रेजेंस ऑफ डेल्टा वेव, ये आपका क्लियर हो गया। शॉर्ट पीआर, तो पीआर जो यहां पे था वो तो बिल्कुल फिनिश हो गया, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो पीआर इंटरवल बिकम्स टू शॉर्ट, देयर विल बी अकरेंस ऑफ डेल्टा वेव, एंड जैसे इसका स्ट्रक्चर आप देखिए तो यहां पे क्यूआरएस यहां पे क्या हो गया, वाइड हो गया, तो वाइड एंड क्यूआरएस। तो इसमें हम प्री एक्साइटेशन वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहां पे जो एक्साइटेशन है वो पहले हो रहा है, क्योंकि यहां पे एक्साइटेशन हो रहा है वेंट्रिकल का, राइट, लेकिन यहां पे एक्साइटेशन ना होके यहीं पे हो जा रहा है, क्योंकि एक्सेसरी पाथवे हमारा प्रेजेंट है, राइट। तो हम प्री एक्साइटेशन की बात करते हैं। अब वोल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम बहुत ही रेयर है, कॉन्जेंशियल है, और हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें यह प्रॉब्लम होती है। लेकिन वोल पार्किंसन सिंड्रोम में कई बार आपको सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार जब सिम्टम दिखाई देते हैं तो उसमें फास्ट हार्ट रेट दिखाई देता है। और फास्ट हार्ट रेट की जो वजह होती है वो दो तरीके से होता है कि हाउ द टैकीकार्डिया डेवलप्स इन केस ऑफ वोल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। तो एक प्रॉब्लम होती है हमारी एट्रियो वेंट्रिकुलर री एंट्री टैकीकार्डिया, एट्रियो वेंट्रिकुलर री एंट्री। तो ये कैसी बात कर रहे हैं, जैसे हमारा ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हुई, इंपल्स एवी नोड में ना जाके मोस्ट ऑफ द इंपल्स कहां से जा रही हैं, वाया दिस एक्सेसरी पाथवे, और थिस पुरकिंजे फाइबर बंडल ऑफ हिज एवी नोड, और ये फिर से इस तरीके से क्या बना लेंगे, एक री एंट्री सर्कल। तो री एंट्री सर्कल बनाने की दो रीजंस होंगे, या तो वो इस डायरेक्शन में बनाएंगी, राइट, इस डायरेक्शन में बनाएंगी, या तो वो इस डायरेक्शन में बनाएंगी। तो जब कभी ऐसा री एंट्री सर्किट बने जो एवी नोड से नीचे की तरफ जाके ऐसे लूप बनाए, मींस इस लूप की हम बात कर रहे हैं, लाइक इस तरीके से ट्रांसफर हो, राइट, ये लूप बनाए, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोड्रोमिक। मतलब एवीआरटी, एट्रियो वेंट्रिकुलर री एंट्री टैकीकार्डिया इन केस ऑफ वोल पार्किंसन सिंड्रोम देयर आर टू टाइप्स, ऑर्थोड्रोमिक, ऑर्थोड्रोमिक। ऑर्थोड्रोमिक री एंट्री की कैसे पहचान करेंगे आप, क्योंकि उसमें एवी नोड से इंपल्स नीचे की तरफ जाएगी। यही जस्ट अपोजिट, जब इधर से इंपल्स का ट्रांसफर हो अप राइट ऑफ द एवी नोड, तो उसको हम बोलते हैं एंटीड्रोमिक। तो इसमें टैकीकार्डिया की एक वजह हो गई एट्रियो वेंट्रिकुलर री एंट्री टैकीकार्डिया, जो कि अपने आप में दो तरीके की होगी, ऑर्थोड्रोमिक और एंटीड्रोमिक। अब हम बात करेंगे एक डेंजरस सिचुएशन की, वोल पार्किंसन सिंड्रोम समटाइम्स, रेयरली, वेरी रेयर, जब एट्रियल फिब्रिलेशन, अगर कोई किसी इंडिविजुअल को एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में हम बात करते हैं कि आपकी जो हार्ट रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में लेक्चर में डिस्कस किया, 350 टू 500 है अराउंड एट्रिया की। तो अगर किस एट्रिया की 350 से 500 आपकी बीटिंग कैपेबिलिटी मींस रिदम है, इतने बार वो बीट कर रही है पर मिनट, तो 300 से 500 अगर वो बीट कर रही है, तो चूंकि एवी नोड उसको कंट्रोल कर ले रहा था, इसलिए वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नहीं हो रही थी। लेकिन चूंकि जब यहां पे हमारा एक्सेसरी पाथवे है, तो ये 300 या 350 से 500 जितनी भी बीट होंगी वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएंगी किसमें, वेंट्रिकल में। तो अगर वेंट्रिकल भी 500 बीट पर मिनट से धड़कने लगेगा, बीट करने लगेगा,
तो हार्ट में जो कार्डियक आउटपुट है बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा और सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है. सो दिस इज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन इन रिलेशन विद द एट्रियल फिब्रिलेशन टू द वोल्फ-पार्किंसन-व्हाइट सिंड्रोम. नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर प्रॉब्लम दैट इज साइनस टैकीकार्डिया. साइनस टैकीकार्डिया कई बार बहुत नॉर्मल होता है, क्योंकि कई बार हम जब एक्सरसाइज या कोई ऐसा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में ब्लड की सप्लाई ज्यादा, बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड की सप्लाई नीड ज्यादा होती है, जहां पे मसल की ज्यादा वर्क कर रही होती है. उस समय ऐसे नोड ज्यादा तेजी से इंपल्स को जनरेट करता है और ताकि कार्डियक आउटपुट बढ़ सके. तो साइनस टैकीकार्डिया में इसकी वजह एक तो नेचुरली बॉडी भी इटसेल्फ साइनस रेट को इंक्रीज कर सकती है, लेकिन उसे एक सेट पॉइंट तक ही करती है, जैसे 60 to 100 नॉर्मल जो रिदम है. लेकिन जब कभी बीट 100 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम कंसीडर करेंगे दैट इज पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम, दैट इज साइनस टैकीकार्डिया. नॉर्मल भी साइनस टैकीकार्डिया होता है, लेकिन वो मेंटेन करने के लिए होता है. जब मोर देन 100 बीट होगा दैट इज साइनस टैकीकार्डिया. नाउ द रीजन ऑफ साइनस टैकी, देयर आर सो मेनी रीजंस, कई रीजन से साइनस टैकीकार्डिया हो सकता है, जिसमें लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म, हार्ट फेल्योर, फियोक्रोमोसाइटोमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड हाइपोक्सिया एंड सो मेनी रीजंस अपार्ट फ्रॉम दीज. तो साइनस टैकीकार्डिया में देखिए क्या होता है, इसमें ऐसे नोड बहुत तेजी से इंपल्स जनरेट करेगा. अच्छा, ऐसे नोड जब इंपल्स जनरेट करता है तो डिपोलराइजेशन किसका होता है? एट्रिया का. एट्रिया को डिपोलराइजेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी वेव से. तो यहां पर हम देखेंगे कि दिस इज नॉर्मल रिदम, दिस इज नॉर्मल पी वेव, दिस इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज टी. अगेन दिस इज पी फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, अगेन दिस इज टी, दिस इज पी एंड दिस इज अगेन QRS complex. In a same manner, this is P QRS complex, T P wave QRS complex, T P QRS complex, P T and QRS complex. Now, here I would like to mention that कि this is normal rhythm. Normal rhythm में अगर हम इधर लाइन करते हैं ऐसे, let's suppose this is one PQRST, this is PQRST एंड दिस इज PQRS. अगर हम यहां T बना दें इस तरीके से T, तो ये एक ही है हमारी, 3 बीट्स को रिप्रेजेंट कर रही है. अब हम यहां पे देखेंगे तो इसमें चेंजेस, दिस इज नॉर्मल रिदम एंड दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ साइनस टैकीकार्डिया. साइनस टैकीकार्डिया में हमको क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंपल्स बहुत तेजी से जनरेट हो रही, तो P वेव और जो P वेव तेजी से जनरेट हुई, QRS कॉम्प्लेक्स बना, और ये क्या थी? T वेव, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, चूंकि एट्रियल डिपोलराइजेशन बहुत ज्यादा फास्ट है, तो ये लाइन प्रोलॉन्ग ना होकर बहुत क्या हो जाएगी, ये लाइन जो प्रोलॉन्ग थी ये बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगी. तो अगेन मतलब रिपोलराइजेशन जो टी वेव है उसके जस्ट बाद पी वेव एकदम फास्ट आ जाएगी, बहुत ही कम टाइम लेगी और तुरंत आ जाएगी, क्योंकि एट्रियल डिपोलराइजेशन बहुत ज्यादा फास्ट है. तो इस तरीके से, तो हम अब अगर इसमें अलग से इसको आइडेंटिफाई करें तो देखिए P QRS T, तो ये पूरा आपकी एक इंपल, एक बीट हो गई. P QRS T ये हो गई, P QRS T 3 और P QRS, और यहां पे भी आप बना सकते हैं जिस तरीके से ये बनाया था T. तो ओवरऑल पहले कितनी रिदम था? 3 बीट का, और अब क्या हो गया है ये 4 बीट का. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग साइनस टैकीकार्डिया. साइनस टैकीकार्डिया में ये जो लेंथ होगी रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन के बीच की, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट वोल्फ-पार्किंसन-व्हाइट सिंड्रोम एंड साइनस टैकीकार्डिया. थैंक यू वेरी मच.